आप लोग आवाज सुन रहे हैं मेरी? हेलो। आ रही है सर। ओके आ रही सर, आ रही। ठीक। कर दी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोगों का जो अभी तक का क्लास रहा, हम लोगों ने केस टेकिंग का एक बृहद जानकारी और सभी तरह से प्राप्त लिया है, जानने का कोशिश किया है। अब जो अगला स्टेप्स है हम लोगों का, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, मैंने कैसे इसको यूज करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे बच्चों का केस टेकिंग करना है, बूढ़ों का केस टेकिंग करना है, माइंड को निकालने के लिए करना है, यानी कि अलग अलग स्थिति में थोड़ा सा हम लोग को परिवर्तन करना पड़ता है और विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने में केस टेकिंग जो है सो फीवर के केसेस में, फीवर एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाता है। हालांकि इसके प्रभाव अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए ये एक परेशानी लेकर के ही आता है। और इस समय में डॉक्टर को उसके धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में अगर उस केस टेकिंग को कर पाते हैं तो एक अच्छा अवसर होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक बुखार जो है, फीवर है, वह हमारे अंदर में शुद्धता के लिए आता है, सफाई के लिए आता है। ये हमेशा विनाशकारी नहीं होता है या हमको नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा ये नहीं आता है। यह कहा जाता है कि ये जो है सो फीवर के जो हीट होते हैं, गर्मी होती है, उससे हमारे टॉक्सिसिटी, हमारे पाप, हमारे जो ये हैं सो धुल जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए फीवर को नेगेटिव हमेशा नहीं देखना चाहिए, ये बहुत समय में पॉजिटिव भी हुआ करता है। और ऐसा भी है, फीवर को हम लोग आंतरिक क्रोध, आंतरिक रोष के रूप में भी देख सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस है। आंतरिक रोष है, उसके कारण फीवर है। आपके अंदर में जमा हो गया टॉक्सिसिटी है, उसके कारण है। आपके अंदर में कोई वायरल इफेक्ट हो गया, उसके कारण फीवर है। अलग अलग सिचुएशंस में पेशेंट का प्रेजेंटेशन करीब करीब हाई फीवर, बेचैनी, रेस्टलेसनेस ये लेकर के आते हैं। और हमारा ध्यान जो है सो मुख्यतः फीवर में ही केंद्रित रहता है। हमेशा हम फीवर में केंद्रित रहते हैं और यह दिमाग में नहीं आता है कि इसके लिए आगे कैसे बढ़ें, और दवा का चुनाव करना एक कठिन माना जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो केस टेकिंग, अगर इसका थोड़ा सा नज़र रखेंगे तो ये केस टेकिंग के माध्यम से जो दवा उभर करके आता है बड़ा क्यूरेटिव होता है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि सिंगल रेमेडी से ही आपका बुखार जो है सो दूर हो जाता है। तो इसको आज हम लोग इस यात्रा में हम लोग चलते हैं। और इसको जानने के पहले डॉक्टर हेनीमैन के एक कोटेशंस को याद रखते हैं, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन से 239 इस वॉल्यूम में। कहते हैं कि हर एक दवा जो होते हैं सो अपने अनुसार पिक्यूलियर एक्शन और पिक्यूलियर फीवर पैदा करता है। ये डॉक्टर हेनीमैन ने
239 में कहा, ऑलमोस्ट एवरी मेडिसिन कॉजेज इट्स प्योर एक्शन ए स्पेशल पिक्यूलियर फीवर एंड इवन ए काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फीवर विथ इट्स अल्टरनेटिंग स्टेट्स। अल्टरनेटिंग स्टेट्स के साथ में या किसी भी अवस्था के साथ में, इंटरमिटेंट के साथ में, किसी के साथ में इसमें अक्सर ये आते रहते हैं। और हम लोगों का अगर इस चीज़ को हम समझ जाएं तो हमें फीवर में काफ़ी सहूलियत हो सकता है। 239 में तो हर एक दवा की अपनी विचित्रता है, अपनी स्पेशलिटीज है, अपना टाइप है, और उस टाइप को अगर पहचान लेते हैं रोगी में तो आपके लिए दवा का चुनाव करना आसान हो जाता है। आइए केस टेकिंग कैसे प्रारंभ करेंगे, इसमें हम लोगों को देखना है। एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट में पहले फर्स्ट स्टेप होता है इंडिविजुअलाइजेशन, जो कि हम लोगों के होम्योपैथी का की नोट्स है और मुख्य आधार है किसी भी पेशेंट को देखने का। तो हमारा आधार है इंडिविजुअलाइजेशन। इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जामिन ए पेशेंट इन जनरल एंड प्रिस्क्राइब हिम ए पर्टिकुलर मेडिसिन। अगर फीवर के जैसा देखिएगा तो आपको दवा का स्पेसिफिक मेडिसिन या पर्टिकुलर मेडिसिन को प्राप्त करना मुश्किल होगा, लेकिन मनुष्य के रूप में देखिएगा तो आपको फीवर के लिए दवा मिल जाता है। इसलिए इंडिविजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फीवर के केस में। और जब हम दवा को सिलेक्ट करना होता है तो हमें ये समझ लेना पड़ता है, आसानी से दिमाग में बैठा लेना पड़ता है, उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के व्यक्तित्व से मिलता जुलता पर्टिकुलर सिम्टम्स है, वो मैचिंग मेडिसिन है कि नहीं है, और डिजीज का पिक्चर वहाँ पर बन रहा है कि नहीं। उसके साथ में हमको हर एक व्यक्ति के पिक्यूलरिटीज को पहचानना होगा, है ना। उसके बाद में देखना पड़ेगा कि इस परिवेश में, इस वातावरण में जहाँ इतना कष्ट है, उसमें रोगी अपने आप को कैसे रखा हुआ है, शांत है, बेचैन है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बहुत सारे अवस्था उस समय में। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को कैसे रखा है और मेंटल अंडरस्टैंडिंग उसका कैसा है, उस समय में उसका फिजिकल बॉडी लैंग्वेज कैसा है और उसकी उम्मीद क्या है ना, ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक हो जाएंगे, ऐसा करके है। तो पिक्यूलरिटी सिम्टम्स को निकालना, उस वातावरण में कैसे है सिचुएट एडजस्ट किया है, उसका मेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या बना है और उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, फिजिकल बॉडी लैंग्वेज कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, चुपचाप लेटा हुआ है, कैसा इसको देखना है, और ओवरऑल उसकी उम्मीद क्या है। होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि जो केस टेकिंग का 83 से 104 में जो डॉक्टर हैनीमैन ने डिस्क्राइब किया है, और ख़ास करके एक्यूट डिजीज का जो गाइडलाइंस दिया है, उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फीवर के विषय में जो अंडरस्टैंडिंग है 231 से लेकर के 250 के बीच में जो ऑर्गेनल में दिया हुआ है, वो हम लोगों का आधार बनता है दवा के चुनाव करने के लिए। और कुछ रोगी अगर आपके पास में मान लीजिए अभी पेंडेमिक सिचुएशंस है, या एक ही मौसमी बीमारी बुखार आता जाता है, या किसी समय में एक जैसे अभी बरसात का समय आ रहा है तो बरसात के समय में जो फीवर आएंगे, तो उस तरह के पेंडेमिक एंड एपिडेमिक जैसे सिचुएशंस में आपको जीनस एपिडेमिकस का अंडरस्टैंडिंग भी दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यह कभी कभी वायरल के रूप में सिचुएशंस के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एक जैसे फीवर आने लगते हैं, तो आपको जीनस एपिडेमिकस का भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपको दवा खोजने में सहूलियत होगी और कई एक रोगी को आप देख सकेंगे। लेकिन फिर भी ये बात को दिमाग से नहीं निकालना है कि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसलिए बेडसाइड प्रिस्क्राइबिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय। और अल्टीमेटली लक्ष्य हमारा है इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करना। और हैनीमैन का जो हमारा ओवरऑल व्यू है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स विच कैरेक्टराइजेज द गिवन केस, once committed to writing the most difficult task is accomplished। टोटलिटी ऑफ केस मिल गया यानी कि आपका सारा समस्या दूर हो गया। डनहम ने भी बड़ा अच्छा रिमार्क्स किया है
रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए आपको रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, है ना, केस टेकिंग करके रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए और उसमें ह्यूमन नेचर का और डिजीज का जानकारी होना चाहिए। जल्दीबाजी तो करनी है लेकिन धीरे धीरे जल्दीबाजी करनी है। कहते हैं मेक हेस्ट बट स्लो। हेस्ट है, जल्दीबाजी है क्योंकि इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के जैसा तो मन रखना है लेकिन उसको एक स्लोली उसको एक्सक्यूट करना है, क्योंकि हमें हर एक रोग का एक क्लोज ऑब्जर्वेशन ही आपको दवा तक पहुंचाता है और सिद्धांत पर हमें अगर अड़े रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। जहां मन भटका और तुरंत इधर से उधर दवा देने लगे तो आपका दवा जो है सो काम नहीं करता है। बुखार के केसेस में जो हम लोग बनाते हैं उसका 3 मुख्य आयाम होता है। एक को कहते हैं बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव। इसमें होता है पेशेंट के क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए हर एक लक्षण का, है ना, उसके सिचुएशंस के हिसाब से बुखार के सोर्स को लेकर के। उसके बाद में आता है कॉन्टेक्सचुअल हिस्ट्री, उससे संबंधित जो जानकारी है वो। और तीसरा है पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, यानी कि रोगी के बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव चाहिए और एक कॉन्टेक्सचुअल हिस्ट्री चाहिए और पेशेंट का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पेशेंट क्या चाहता है ना। और उसके बाद में आपको सिस्टम का रिव्यू करना होता है, हर एक सिस्टम का रिव्यू करना पड़ता है। यानी कि 3 दायरा को आप सिस्टमेटिक रिव्यू में, ऐसा नहीं है कि फीवर के केस में हम किसी एक ऑर्गन को छोड़ देते हैं। केस टेकिंग में हम लोगों ने कहा सिर से लेकर के पैर तक हर एक जगह एक बार आपको नज़र दौड़ा लेना है। यही आपका आउटलाइन बनता है केस टेकिंग का। बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं फीवर का जो आज जो आया है उस समय में पेशेंट कैसा महसूस कर रहा है। अगर गर्म महसूस कर रहा है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बुखार है। कभी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बुखार के जैसा लग रहा है, फीवर के जैसा लग रहा है, थर्मामीटर से देखा जाता है तो बुखार नहीं लगता है, रहता है। तो इसे एक फीवरिश एक्साइटमेंट है। माइंड चैप्टर के अंदर में एक रूब्रिक्स आपको मिलेगा, एक्साइटमेंट फीवरिश, फीवर के जैसा, बुखार नहीं है लेकिन बुखार के जैसा लग रहा है, हॉट फीलिंग हो रहा है, एक्साइटमेंट। उसके बाद में आता है रिगर्स। बुखार के समय एक जो चिल आता है, दांत करेगा, है ना, ये खास करके सेप्सिस अवस्था में आएगा, काफ़ी पसीने आएंगे, है ना, बॉडी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा घटेगा, है ना, शरीर में कंपन होगा, है ना, ये सब जो है रिगर्स के अंदर में आता है। तो बुखार के समय में रिगर्स बहुत सारे सिचुएशन में, और रिगर्स जो है तो खास करके आपको मलेरिया, सेप्सिस, एब्सेस और एक्सेसिव माने जो बाहरी आक्रमण से आता है, वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से आता है, उसमें काफ़ी ये होते हैं। और अब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में आप देखिएगा, आपके जो पेशेंट होते हैं उसके रात के समय में उन्हें पसीना काफ़ी आता है ना, और रात के समय में वह बढ़ जाता है। फिर एक और आता है रेकरेंट फीवर, बार बार बुखार आता है ना, खास करके बैक्टीरिया के कारण होता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होता है, कोलोसिस्टाइटिस के कारण होता है, बहुत सारे कोई ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, बिकोलाई में आपको होता है, या स्टोन के कारण होता है। फिर बुखार के समय में आपको हेडेक भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो सीवियर हेडेक विथ फोटोफोबिया, है ना, ये मेनिंजाइटिस बता सकता है। अगर फोटोफोबिया है, दिखलाई आँख की रोशनी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, हो सकता है कि मेनिंजाइटिस होगा, है ना। तो डेलेरियम, जब मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है बुखार के समय में तो वो आपको खास करके बच्चों में और बूढ़ों में ये डेलेरियम बहुत ज़्यादा आया करता है। मस्कुलर पेन, ये बहुत माइल्डिया जो है, बड़ा कॉमन सिम्टम्स होता है, और खास करके इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ये सब में काफ़ी दिखाई पड़ता है। फिर बहुत वेरीफाई प्रेजेंस ऑफ द फीवर, आपको देखना पड़ेगा कि फीवर कहाँ कब है,
नहीं कि पेशेंट से कब बढ़ता है घटता है, ये वह एक्यूट है या क्रॉनिक नेचर का है, कैसे आया, धीरे धीरे आया, अचानक आ गया, है ना। फिर प्रोग्रेशन, उसका फिर आगे कितना कंटिन्यू करता है, इंटरमीडिएट है या रेकरेंट है। फिर सीवियरिटी, है ना, ये कितना इसका सीवियर है, क्या इसके काम करने को इफेक्ट कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है ना। और इसका जो बढ़ने और घटने का फैक्टर्स भी हमें लेना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट अगर कोई पहले से ले चुका है, अपने खुद व्यवस्था कर चुका है, तो उसे भी लेना पड़ेगा। उसके बाद में आता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, उसके साथ में और कौन लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीवर को अगर आप एसोसिएटेड सिम्टम्स निकालने लगिएगा तो फीवर का बहुत जल्दी आपको कंक्लूजन पर आ सकते हैं। एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है, एब्डोमिनल सिम्टम्स है, स्किन पर रैशेस से हो सकता है, हेमोरेजिक हो सकता है, जॉइंट्स पेन के कारण आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में वीकनेस हो सकता है, फैटिक्स हो सकता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, चेंज ऑफ वेट है, फीवर, चिल्स, लंप और नाइट, रात में पसीने आने। ये सारे सिम्टम्स जो हैं सो आपको नज़र रखना है। उसके बाद में आता है कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री, यानी कि संबंधित पुराना कोई हिस्ट्री रहा हो। देखिएगा कोई आदमी को सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो बार बार उसको सर्जरी का कोई इन्फेक्शन रह गया है तो बार बार उसको फीवर आता रहता है, या उसको कोई पास्ट हिस्ट्री में निमोनिया है तो उसको बार बार बुखार आता रहेगा। तो ये कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री के अंदर में आता है। दांत उखाड़ने के बाद में बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया उसके कारण हो जाता है। और रिमेटिक हार्ट डिजीज में भी तो आपको बहुत सारा फीवर, अगर आपको पता है कि इसको रिमेटिक हार्ट है या कुछ, तो उसके साथ में पहले से कोई बीमारी अगर चला रहा है तो उसको भी, इसको हम लोग कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री में कहते हैं। यह आपको जानने का जरूरत है। और इसे आपको जब ट्रॉमा, चोट लगने के बाद में, है ना, तो कोई हिस्ट्री किसी का है, आपको एक्सीडेंट का हिस्ट्री है तो उसमें भी आपको देखना चाहिए। उसके साथ ही ड्रग का कोई एलर्जी या रिएक्शन हो चुका है रोगी को, पहले ड्रग का कोई रिएक्शन हो चुका है तो उसके कारण हो सकता है। फिर ओवर द, रोगी लोग को कुछ आदत होता है अपने दवाई खरीद के खाने के लिए, है ना, तो ओसीटी जो होता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात होती है, तो वह लेते हैं। कुछ लोग को अपने घर में जड़ी बूटी ये सब खाने की आदत होती है, कोई हर्बल है, तुलसी पर खा रहा है, कोई अदरक खा रहा है, कोई लहसुन खा रहा है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन और एक्यूपंक्चर का बहुत कॉमन होता है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा है कि नहीं है, और आपको इम्यूनाइजेशन के लिए उसने कोई व्यवस्था किया है कि नहीं। अगर कोई हेपेटाइटिस का, टाइफाइड फीवर का, मलेरिया का, चिकन पॉक्स का, मिजल्स का, अगर कोई इम्यूनाइजेशन का हिस्ट्री नहीं है या है, इसकी जानकारी हमको केस टेकिंग में देना चाहिए। उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री भी ध्यान में आता है ना। फैमिली हिस्ट्री में आपको कोई फैमिलियर डिजीज है, फैमिली का कैंसर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, दम्मा, ये सब आता है ना, कॉलरा, टाइफॉइड, ये सबको हमको लेना पड़ेगा। फिर सोशल हिस्ट्री, उसका पर्सनल और सोशल हिस्ट्री होता है, उसका स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल हिस्ट्री, है ना, उसका फैमिली का बैकग्राउंड, ये सब जो हम लोग जनरल पढ़ चुके हैं ये लेना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सब को ध्यान में रखना जरूरी है बुखार को उतारने के लिए। बहुत समय नहीं लगता है, खाली थोड़ा सा ये नज़र खाली रखने का जरूरत होता है। उसके बाद में आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी के समय में, कोरोना के समय में लोग आ रहे हैं बॉम्बे से, और यहाँ पर आने के बाद में वो इन्फेक्शन घर में आया, तो घर उसके आने के बाद में घर के लोगों को बुखार आ गया। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर से आया है ना, कहाँ से आया है, इसको हम लोग को दिमाग में रखना है। किस एरिया में था, कितना दिन वहाँ रहा था, उसका वो इम्पैक्ट उसको हम लोगों को देखना है। और ये उसके साथ में फिर आपको इंसेक्ट्स बाइट्स की बात आती है, जानवर काटता है, प्रोफिलैक्टिक्स का कोई दवा लिया है कि नहीं, तो ये सारे चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो फीवर के समय में रखना चाहिए। और हर एक समय में पेशेंट को ये हो जाने के बाद में, अब पेशेंट पर्सपेक्टिव में हम लोग आते हैं, हर एक समय में
पेशेंट से ये पूछना चाहिए ये बुखार है तो आपको कैसा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, उसका आइडियाज क्या है बुखार के संबंध में, उसका कंसर्न क्या है, क्या उसके लिए चिंता का विषय है, क्या वह महसूस कर रहा है और क्या उसकी उम्मीद है और उसका डेली लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ गया। ये बात को दिमाग में रखना चाहिए। डेली लाइफ पर इफेक्ट पड़ गया कि वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, आज पैसे की कमाई नहीं होगी, है ना, या आराम करने के लिए समय मिल गया है तो खुश भी होता है कुछ लोग, बुखार आ गया चलो रेस्ट करने के लिए मौका मिल गया। तो ये सब चीज को पेशेंट का पर्सपेक्टिव में उसका आइडिया, उसका चिंता का विषय, उसको कैसा महसूस कर रहा है, उसकी उम्मीद क्या है और उसके डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा, इतना ये पेशेंट पर्सपेक्टिव में हम लोग को आएगा। उसके बाद में सिस्टम्स का रिव्यू करना होगा, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, गैस्ट्रिक सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, है ना। अब नर्वस सिस्टम में आपको टेस्ट है बुखार के समय में बहुत ज़्यादा बदल जाया करता है, स्पीच में प्रॉब्लम आ जाता है, फेंटनेस है, हेडेक है, ब्लैकआउट्स है, ये सब बुखार के समय में आ जाता है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, माइल्जिया या पेन बहुत ज़्यादा आता है। ये टोटलिटी ऑफ द फीवर जो है सो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द फीवर विल नॉट ब्रिंग एनी डिजायर्ड रिजल्ट्स। केवल अगर आप यही बात सोचिएगा कि केवल बुखार बुखार सोचते रहिएगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और यह आपको दवा चुनने में बहुत अच्छा मदद करता है। और इसमें 3 बात को है, कॉजेशन, एक्सप्रेशन एंड इफेक्ट। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में कॉजेशन, एक्सप्रेशन और इफेक्ट तीनों का समावेश करेंगे तो आपको दवा के पास में पहुंच सकते हैं। तो ये प्रोसेस है और इसमें फिर हम लोग दवा के पास आने के बाद में हम लोग कंपैरिजन भी करते हैं, है ना, दवा का कंपैरिजन करके एक दवा से दूसरे से हम लोग भिन्न करते हैं। बुखार के समय एक बात का दिमाग में रखना चाहिए, 2 ऑपोजिट बिहेवियर हो जाते हैं। एक अच्छा था उस समय का बिहेवियर और बुखार के समय में बिहेवियर, ये बदल गया है या एक है, और क्या यह बदला हुआ बिहेवियर उसके व्यवहार में और उसके नॉर्मल वातावरण में कोई प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि हीटेड समय में जो है सो अगर वह ठंडा महसूस करे और ठंडा के समय में वह गर्मी महसूस करे तो एक अपोजिट बिहेवियर आपको दिखलाई पड़ता है। ये एक रोगी का बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज का दिमाग में रखना चाहिए कि जब बुखार है तो पूरे शरीर में जो है सो टेम्परेचर जो है सो एक जैसा नहीं होगा। जैसे अगर थर्मामीटर लगाते हैं तो 100 फीवर है या 101, 2, 3 जो भी फीवर हो तो उसका फीवर तो वह जनरल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब आप उसके शरीर के अलग अलग भाग में देखिएगा तो अलग अलग भाग में टेम्परेचर एक जैसा नहीं आता है। कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो लेकर के आते हैं उसमें में पैर बहुत ठंडा होता है, किसी का सर बहुत ठंडा होता है, पैर गर्म होता है, तो अलग अलग जगह पर। इसलिए इक्वल हीट जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जहां आप दवा के पास में पहुंच सकते हैं। आपके मेडिका में बहुत सारी दवाइयां हैं जहां लिखा हुआ है कि एक गाल ठंडा है एक गाल गर्म है ना। नाक जो है तो आपको एकदम पानी के जैसा आ रहा है, उंगली जो है तो एकदम ठंडा पानी के जैसा, बर्फ के जैसा ठंडा है। बुखार के समय में जो है सो बॉडी का टेम्परेचर इक्वल, बहुत मैक्सिमम केस में इक्वल नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। सभी जगह छुइएगा तो आग जैसा सभी जगह नजर नहीं आएगा। कोई ऐसा स्थान भी होगा जहाँ की ठंडापन होगा, ठीक है ना। और ठंडे अगर पूरा शरीर ठंडा है तो कोई एक ऐसा स्थान होगा जहाँ की बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है ना। तो ये है इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि शरीर का एरिया अलग अलग है, हम लोगों का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। तो ये जो है सो आपको इंडिविजुअलिटी की ओर ले जाता है। किसी कोई आदमी को बुखार लगा है तो उसका तलवा ठंडा है ना, किसी को पैर में ठंडापन है। तो ये जो एरिया है, डिफरेंट एरिया है जो ठंडापन होने का, यह आपको एक इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ में बुखार के समय में कुछ एसोसिएटेड होते हैं।
जैसे बुखार के समय में मुख का स्वाद तीता हो गया, बुखार के समय में पानी का स्वाद तीता लग रहा है, ठीक है ना। बुखार के समय में जो है तो आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से है, पानी का प्यास बहुत ज्यादा है, पानी का प्यास नहीं है। जब पानी की प्यास की बात आती है तो उस समय में हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके चढ़ते समय में प्यास लग रहा है या उतरते समय में प्यास लग रहा है या बीच में लग रहा है। जब वो एक्सट्रीम हीट होता है उस समय में प्यास लग रहा है, या जब फीवर धीरे धीरे बढ़ रहा है तब का प्यास लग रहा है, या उतर रहा है तब प्यास लग रहा है ना। भूख का भी ऐसी ही बात आता है, खाली जब हाई फीवर में भूख बहुत लगता है या कम लगता है, खत्म हो जाता है। जनरली पेशेंट बोलता है कि नहीं सर भूख तो नहीं लगता है, लेकिन कुछ पेशेंट आते हैं जैसे फास्फोरस के रोगी आएंगे तो कहेंगे कि मुझे बुखार के समय में बहुत ज्यादा भूख लगता है। कुछ पेशेंट को उस समय में खाने का रुचि भी बदल जाता है, हमें बहुत गर्म खाना चाहिए, हमें बहुत ठंडा खाना चाहिए। डिजायर एंड एवर्शंस का यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर बुखार के समय में चादर ओढ़ के सोना पसंद करता है, बिना ओढ़े सोना पसंद करता है ना। तो ये जो उस समय क्या चाह रहा है और उसको कैसे राहत मिला, अपने दिमाग को दौड़ाइए और दौड़ा करके उस जगह जाइए जिसका कि फीवर के समय में बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है, वही आपको दवा बताएगा। बुखार दवा नहीं बताएगा, जो बुखार खाली बढ़ गया है वो कभी भी दवाई नहीं बताता है ना। बुखार के समय में आया हुआ जो लक्षण है, साथ आया हुआ लक्षण है, वह ज्यादा दवा बताता है। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है और लोगों का भी कहना है कि ऐसे रोगियों का हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। बुखार के समय में पेशाब बार बार लगता है, बुखार के समय में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बुखार के समय में डायरिया हो जाता है ना, पतला पैखाना होने लगता है। बुखार के समय में हैमरेज होने लगता है, मेंस जब आने लगता है तो उस समय में बुखार होता है। यानी कि बुखार को मत छोड़ दीजिए, और बुखार के साथ में क्या आ रहा है वो आपका गाइडिंग फैक्टर होता है बुखार के इलाज के लिए। बुखार में सोचते रहिएगा, बुखार इतना बड़ा एरिया है जहाँ की कुछ नहीं मिलेगा, आप उसमें खो जाइएगा। इसीलिए उस दायरे से निकल करके उसके साथ में जो एसोसिएटेड फैक्टर्स आ रहे हैं वह इंडिविजुअलिटी का फैक्टर बनता है, वह दवा को चुनाव करने में काफ़ी मदद मिलेगा। अब हम लोगों को कुछ मेंटल सिचुएशंस भी बहुत दिखलाई पड़ता है रोगियों में। जैसे बुखार के समय में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ना, या बहुत बेचैनी होने लगती है, एफेजिया हो जाता है, बुखार में काम करने का मन नहीं करता है। बुखार के समय में लोग कोमा में चले जाते हैं। पहले अकेले रह लेते थे, बुखार में चाहता है कि कोई आदमी मेरे पास में रहे, है ना। उस बुखार के समय में कंफ्यूजन ऑफ द माइंड हो जाता है, लगता है कि मर जाएंगे, डेथ कॉन्विक्शंस, है ना। बुखार के समय में बड़ा खुश भी होते हैं कुछ लोग, चीयरफुल। बुखार के समय में बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, कुछ बुदबुदाने लगते हैं, कुछ को डेल्यूजन होता है ना। कुछ लोग निराश हो जाते हैं। ये सब एसोसिएटेड फैक्टर्स है। इस बहुत ये रहे तो दवा बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। उसमें एक्साइटमेंट, नर्वस होते हैं, एक्साइटमेंट फीवरिश हो जाते हैं, फियर, भय भी उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी की मरने का भय, कुछ हो जाएगा, कुछ भयंकर बीमारी है। उस समय में फुलिश बिहेवियर भी होते हैं, बड़ा विचित्र बचकाना काम करने लगते हैं। ये फुलिश बिहेवियर के अंदर में बुखार के समय में लोग डर बहुत जल्दी जा सकते हैं। ये अलग अलग सिचुएशंस में है। बुखार के समय में गेस्चर्स कैसा है, बुखार में जल्दी चाहता है कि जल्दी ठीक हो जाए, है ना। हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये हो गया है, वो क्या हो गया है, बहुत सारा बातों का। बुखार के समय बहुत काम करने का मन करता है, इंडस्ट्रियस हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, जंपिंग आउट ऑफ द बेड हो जाता है ना, लोकेसिटी बढ़ जाता है और एक घबराहट हो जाता है, बुदबुदाने लगते हैं, ठीक है ना। बुखार के समय में कुछ पेशेंट और खास करके बच्चों में देखिएगा बहुत जिद्दी हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग। माइंड एकदम थकावट आ जाता है, क्रोध आ जाता है, बेचैनी होती है, बड़ा रूड हो जाते हैं, है ना, उदासी आ जाती है, सेंसिटिव हो जाते हैं। बुखार के समय कुछ लोग गाना शुरू करते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं, सिंगिंग। उस समय कुछ लोग थूकते रहते हैं, स्पीटिंग, है ना। कुछ लगता है कि किम कितब बेमूर बेमूर हो जाते, स्टुपिफैक्शंस करते हैं।
और किसी किसी को झटका आने लगता है थोड़ा थोड़ा। और ऐसा भी पेशेंट देखा गया है जिसमें, और रूब्रिक्स में आपको बता रहा हूँ, ये सारे रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे रिपोर्टरी में। सुसाइडल डिस्पोजिशंस ड्यूरिंग फीवर, आप विचार थॉट्स जो है तो बहुत रैपिड चलने लगता है, अपने आप में बहुत शक्ति भी महसूस करने लगता है। कभी कभी बुखार बढ़ता है तो अपने अंदर में ताकत बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ने लगता है। और कोई कोई पेशेंट बहुत वायलेंट हो जाते हैं, कोई कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वीपिंग, कुछ लोग पेशेंट लोग रोते रहते हैं। एक पेशेंट मुझे मेरे पास में आया, टेलीफोन पर फ़ोन किए, डॉक्टर साहब हमको बुखार हो गया। अब इतना बोलने के बाद में कुछ बोल नहीं रहे, खाली रोना शुरू कर दिया। मैं पूछा क्या हो गया बताइए आप। तो वो रोते रोते कहे डॉक्टर साहब मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, मेरे को बड़ा परेशानी हो रहा है। तो वीपिंग फीवर ड्यूरिंग, है ना, मुझे बड़ा अच्छा दवा मिला और मैं वहाँ पर मैंने दवा का चुनाव किया, पल्सेटला, और पल्सेटला उनको दवा देते ही पल्सेटला से उनको ठीक हो गया। ठीक है ना। तो ये जो है सो आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। आपको अगर कारण मालूम हो गया और एसोसिएटेड सिम्टम्स मालूम हो गए, सिचुएशंस मालूम हो गया, फिर टाइम का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना, टाइम का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, समय कब होता है ना। जब एक ही समय में बुखार आता है, यह आपको इम्पोर्टेंट है। बुखार के समय में चक्कर भी आने लगता है, फॉल टेंडेंसी, माथा में दर्द, माथा का दर्द तो बहुत कॉमन है, लेकिन पर्टिकुलर में जाइएगा, माथा में भारी है, इन्फ्लेमेशन है, और पर्सपिरेशंस, पसीने आने, क्लोजिंग आई, विजन जो है सो लगता है कि ग्लास विजन में बदल जाता है, आंख से आंसू गिरने लगते हैं। बुखार दर्द के कारण आंसू आते हैं, बुखार के कारण आंख से आंसू आते हैं, है ना। नाक में सर्दी आपको दिखलाई पड़ेगा, शरीर में खुजली होने लगता है बुखार के समय में, जॉन्डिस के समय में आपको ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। कहीं पर नाक बंद हो जाता है, चेहरे का कलर बहुत बदल जाता है बुखार के समय में, है ना। कुछ इरप्शंस निकल आते हैं, मुंह में निनावा आ जाता है, जीभ में, है ना। मुंह का स्वाद जो है सो आपको पानी का स्वाद, खाना का स्वाद बदल जाता है, किसी का मुंह फट जाता है ना, मुंह का कलर बदल जाता है, जीभ का रंग बदल जाता है, दांत में दर्द होता है, गले में इन्फ्लेमेशन होता है, टॉन्सिलाइटिस, फिर अल्सर भी आते हैं, सर्वाइकल ग्लैंड्स भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बुखार के समय में आपको ढकार का भी अलग अलग टाइप दिखलाई पड़ता है ना। हिचकी भी आना होता है, इंडाइजेशन भी बहुत कॉमन सिम्टम्स में आता है। नौसिया, बुखार, फीवर ड्यूरिंग नौसिया ड्यूरिंग फीवर, है ना, हिकफ ड्यूरिंग फीवर, ये सभी में फीवर एसोसिएटेड आपके रिपोर्टरी में भरे हुए हैं। वॉमिटिंग ड्यूरिंग फीवर, प्यास, है ना, वॉमिटिंग, पेट फूला हुआ है ड्यूरिंग द फीवर। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा एरिया है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग फीवर, या लूज स्टूल ड्यूरिंग फीवर, डिसेंट्री ड्यूरिंग फीवर, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया, यूरिनेशंस का टाइप, कलर, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, सेडिमेंट्स आने लगे। फिर फीमेल जेनाइटेलिया में भी और मेल जेनाइटेलिया में भी आप देखिएगा बहुत सारे लक्षण आते हैं। सेक्सुअल डिजायर बदल जाता है, उस समय बुखार के समय में सेक्स की इच्छा बहुत बढ़ जाती है या घट जाती है। ये आपको अगर रखते हैं तो आपको लक्षण मिल जाता है। सांस लेने में डिफिकल्टीज और एंग्सस, और कफ फीवर के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर छाती में जो बेचैनी जैसा महसूस होता है, धड़कन होता है, पैल्पिटेशन, पेन, ये सब आपको इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आते हैं। छाती में जो है तो सेप्टिक फीवर के जैसा हार्ट में पेन होता है। फिर बैक में पेन होता है, बैक लाइंग ऑन द बैक हम रेट दबाना चाहते हैं। स्लिप जो है सो बड़ा डिस्टर्ब होता है, पोजीशन भी बदल जाता है स्लिप में। ठंडा महसूस होना, फीवर का आना जाना और रिलैक्सिंग फीवर, और फीवर के साथ में बहुत सारे अकम्पनिंग सिम्टम्स हैं। स्किन का कलर ड्राई, हॉट, मॉइस्ट, ऑयली बुखार के समय में आपको दिखलाई पड़ेगा। आपके एनीमिया, खून की कमी के कारण भी बुखार आता है। किसी बड़े फोड़े हो गए हैं उसके कारण बुखार आ सकता है। एपोप्लेक्सी के कारण है, कैचेक्सिया के कारण है। बुखार के समय में कपड़ा देह पर नहीं रखना चाहता है ना। शरीर का जो कोई भाग, मैंने बताया कि कोई भाग ठंडा है, गर्म है ना। खाने का इच्छा
इंजरी, पेन, ये सारे लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट आपको नजर आएंगे। टपकन जैसा दर्द होगा, पल्स का रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पल्स लो हो जाएगा या तेज हो जाएगा, है ना, पल्स का रेट, इसको दिमाग में रखना चाहिए। वैक्सीनेशन, वीकनेस और वियरीनेस, ये सारे लक्षण जो है आपको एसोसिएटेड है। इसलिए दिमाग का डायमेंशंस को बढ़ाइए, रिपर्टोरियल डायमेंशन में रखिएगा, रिपर्टोरियल डायमेंशन में रखिएगा, रिपर्टोरियल डायमेंशंस में रहेगा। रिपर्टोरियल डायमेंशंस में अगर आप रहिएगा तो आपको दवा जो है सो बहुत जल्दी आसानी से मिल सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि पेशेंस विथ पेशेंट, पेशेंस विथ पेशेंट, रोगी के साथ में धैर्य, रोगी के साथ में धैर्य। इसलिए मैं कहता हूं कि पेशेंस इज द प्रेयर, पेशेंस ही प्रार्थना है। और पेशेंस, अगर रोगी के साथ में अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपको दवा मिलता है। और मैं बता दूं, मिनिमम पाने के लिए आपको धैर्य चाहिए और लगनशीलता चाहिए, कंटिन्यूड सर्च करने की आदत होनी चाहिए। और बुखार देखने का बहुत बड़ा, और बुखार जो है सो आपके पॉपुलैरिटी का और आपके जो लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर आप किसी को बुखार, तो लोग चारों जगह एक दिन में बुखार ठीक कर दिए, 2 दिन में बुखार ठीक कर दिए, तो लोग इसके लिए आपको ज़्यादा नाम मिल सकता है। इसीलिए परसिवरेंस जो है सो आपको नाम देता है ना। तो एक बहुत अच्छा ये हम लोगों का आज का विषय हम लोगों ने रखा है। और हाई फीवर जो है तो फीवर से फीवर आपको नहीं आनी चाहिए। फीवर के समय में आप ठंडे दिमाग से अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा, अपने आप को कूल रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लक्षण मिलता जाएगा। तो इसको दिमाग में रख करके मैंने आज जो एक डायमेंशन दिया है, आपको क्षेत्र दिया है, एरिया दिया हूँ, जहाँ की आप फीवर का अध्ययन फीवर के पेशेंट के साथ में स्पेशल सारा फॉर्मेट में मैंने जो आपको बताया वो आपको वहाँ पर से लेकर के हम लोगों ने चला। लेकिन उस समय में एक विशेष ध्यान हम लोगों ने जरूर रखा कि फीवर के समय में हम लोग कैसे अपने आप को बना करके रखेंगे। तो ये आज का हम लोगों का विषय रहा। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने एक आपको रोड मैप आपको बना दिया है बुखार के लिए, एक रोड मैप। और हम लोग अगले क्लास में फिर अगला